नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कर रहे थे यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए और साथ में विजय स्टील एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, इसके पहले हमने ऑलरेडी एक सेट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके आप लोग जो है वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग जो है हम तक बने रहना, हम आपको जो है इसी तरीके से सीरीज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे क्वेश्चन का, जिसमें कि आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और साथ में उससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे। और देखिए, हमने ऑलरेडी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है करंट अफेयर का, इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स का, स्टैटिक जीके का, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का और जो स्टैटिक जीके होते हैं तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। और साथ में इंग्लिश का भी हमने नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो इन सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं और आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेट नंबर 2 का आपका पहला क्वेश्चन है। सेट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन देखिए आएगा कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू अप्रूव द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो किसके पास अथॉरिटी होती है कि वो जो है प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट में लगती है तो उसको अप्रूव कर सकती है। तो देखिए, इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो प्रेसिडेंट रूल मान लीजिए किसी स्टेट में लगी हुई तो उसे अप्रूव करे कि ना करे। तो देखिए, प्रेसिडेंट रूल ये स्टेट गवर्नर के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये पहले जो है कंसेंट रहती है प्रेसिडेंट के लिए, जो इंडियन प्रेसिडेंट रहते हैं तो उनका कंसेंट रहती है प्रेसिडेंट लगाने के लिए किसी भी स्टेट में, जिसमें कि गवर्नर को ये अलाउ करता है वहाँ पे कि वो जो है अप टू पीरियड ऑफ 6 मंथ तक वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और देखिए, 6 मंथ जैसे ही फिनिश हो जाता है तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए यहाँ पे, तभी जो है फिर उसको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। अदरवाइज वो फिर वहीं पे एबॉलिश कर दी जाएगी। और पार्लियामेंट अगर अप्रूव कर देती है तो फिर से नेक्स्ट फिर से जो है वो कंटिन्यू रहेगा प्रेसिडेंट रूल स्टेट में। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। तो कौन सा इसमें से पेयर जो है जो रॉन्गली मैच किया गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, बुक्स एंड ऑथर से आपके रिलेटेड है। यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑप्शन आपके जो दिए हुए हैं, तो यहाँ देखिए प्लेटो है, ये रिपब्लिक दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, प्लेटो की जो फेमस इनकी जो बुक है दैट इज द रिपब्लिक है इनकी, तो ये आपका सही दिया हुआ है। फिर वहीं देखिए एरिस्टोटल का है, तो इनका देखिए जो फेमस है जिनके ये ऑथर है वो है पॉलिटिक्स है। फिर वहीं देखिए तीसरे सी में आपका दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज। तो देखिए, जो हिंद स्वराज है तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लिखा गया हुआ है, ये ऑथर इसका है महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू आपका इसमें रॉन्ग मैच किया गया हुआ है, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी ही इसमें जो है रॉन्ग मैच की गई है। और डी जो आपका दिया हुआ है इसमें दैट इज कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। तो दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा ये ऑथर की गई है। तो इस तरीके से तीनों आपके सही हैं, लेकिन जो आपका सी जो दिया हुआ है दैट इज द हिंद स्वराज, तो ये है महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑथर किया गया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत द रिवर विच हैज इट्स सोर्स इज आर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे जो लेक मानसरोवर है तिब्बत में, तो कौन सा रिवर है कि जिनका सोर्स है वहीं से ओरिजिनेट होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, जो ये सारे जो नदियां हैं इंडस, सतलज या फिर जो ब्रह्मपुत्र है, तो इनका जो ओरिजिन है तो वह है लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर से ही ओरिजिनेट होती है, जिसमें कि आपका इंडस है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है। तो ये रिवर सिस्टम से रिलेटेड आपको मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी में पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो ये सांगपो नदी के नाम से वहां से ओरिजिनेट होती है, और अरुणाचल प्रदेश में जब बॉर्डर वहां पे टकराती है, फिर जब असम में एंटर करती है तब जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ती है। और वहीं सतलज जो आपका है, तो ये भी देखिए ये ट्रिब्यूटरी है इंडस नदी का ही। और इसके अलावे और भी जो नदियां हैं जिनका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है मानसरोवर लेक से है, तो इसमें आपका जैसे ब्रह्मपुत्र तो है ही, इंडस रिवर आपका है, और इसके साथ में एक करनाली नदी भी आपका, जो कि ये गंगा नदी का एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो इनको भी आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे देखिए ये सारे नदियों का जो है सोर्स, मतलब कि जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है तो वो लेक मानसरोवर है। तो ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी इज। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका है ब्लैक मनी का या फिर जो पैरेलल इकोनॉमी का है। तो देखिए, ब्लैक मनी बोलते हैं हम लोग उस मनी को कि जो कि अनअकाउंटेड मनी होता है, यानी कि इसका कोई डेटा नहीं रहता है सरकार के पास, जो मनी है वो लोगों के पास कितना है और सोर्स ऑफ ओरिजिन इसकी क्या है, कहाँ पे है इसकी। तो इस मनी को बोलते हैं हम लोग ब्लैक मनी। और ये जो है आपका इकोनॉमी के अंदर में जब इंट्रोड्यूस होता है ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट, तो इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज पैरेलल इकोनॉमी, जहाँ पे व्हाइट मनी यानी कि उस मनी को बोलते हैं हम लोग व्हाइट मनी, जो कि सरकार के पास उसके अकाउंट के पूरा इन्फॉर्मेशन रहती है कि इसके पास कितना अमाउंट है और वो सोर्स ऑफ ओरिजिन उसकी क्या है।
तो जब व्हाइट मनी और ब्लैक मनी दोनों का एग्जिस्टेंस जो देखने को मिलता है इकोनॉमी के अंदर में, तो उसे बोलते हैं हम लोग पैरेलल इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी के लिए देखिए कुछ हद तक इफेक्टिव भी होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में इनफेक्टिव भी होती है। तो इसका एक मेजर इशू ये रहता है कि जो गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो उसकी ये उस पॉलिसी को ये लेस इफेक्टिव कर देती है, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट जो रहती है तो उसका प्रॉपरली मतलब कि डेटा ना होने के चलते, सिस्टम के अंदर में जो मनी है वो कहाँ से आया हुआ, इसके चलते ना होने के चलते जो मॉनेटरी पॉलिसी है तो वो सरकार उतना इफेक्टिव नहीं बना पाते हैं इसके चलते। तो ये एक मेजर इश्यू है इससे रिलेटेड। तो आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके चलते ऑप्शन बी देखिए आपका क्या होगा, सही इसका हो जाएगा कि पैरेलल इकोनॉमी या फिर ब्लैक मनी के एग्जिस्टेंस होने के चलते क्या प्रॉब्लम अराइज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। तो जो बी आर अम्बेडकर थे, तो ये आप जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे मेन जो थे, ये जो कि ड्राफ्टिंग किए हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसमें ये आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया यहाँ पे कि ये जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज द बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपका, ये जब इसकी पहली बार मेट की थी, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मेशन की गई थी, तो पहली बार इसकी सभा का जो आयोजन किया गया था तो 9 दिसंबर 1946 में ये की गई थी। तो उस समय देखिए जो मेंबर थे जो रिप्रेजेंट किए थे इसमें, तो उस समय बहुत सारे डिफरेंट रीजन से थे, जैसे बंगाल से, पंजाब से, सिंध से, और जो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस जो थी, जो कि आज पाकिस्तान आप जो आप जानते हैं आज के दिन में। और तो ये सारे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो इस प्रोसेस में जो बी आर अम्बेडकर जी थे, तो ये देखिए इलेक्ट हुए थे बंगाल से। ये बंगाल से इलेक्ट हुए थे, लेकिन ये अपना सीट उसमें लॉस्ट कर गए थे, अपना जो सीट ये नहीं बचा पाए थे। तो उसके बाद फिर लेटर जो है ये फिर बॉम्बे का जो लेजिस्लेटिव कांग्रेस पार्टी थी, तो उसके बाद फिर यहाँ से इलेक्ट हुए थे एज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो इसमें क्वेश्चन आपका दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए कि आपका बंगाल रहेगा, वेस्ट बंगाल रहेगा, तो आप लोग उसको मार्क कर सकते हैं। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग को देखना होगा कि इसमें दिया होगा रहेगा आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। तो जब ये मतलब कि जब इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, तो ये इलेक्ट हुए थे इस शुरुआत में बंगाल से, लेकिन वहां पे अपना सीट इन्होंने लॉस कर दी थी। तो लेटर ऑन ये इलेक्ट हुए थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव कांग्रेस पार्टी से। ये मेंबर इलेक्ट हुए थे इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट जो है आप लोग अब समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया। तो इनमें से कौन सा एक इनलैंड ड्रेनेज एरिया है। तो ऑप्शन में देखिए आपका देखो सांभर एरिया या चिल्का रीजन, मानसरोवर लेक, या फिर जो रैन ऑफ कच्छ है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज एरिया का कहने का मतलब ये होता है कि ये ऐसे ड्रेनेज एरिया होते हैं कि जिसमें कि जो रिवर जो रहते हैं, तो वो जो है ओशियन में नहीं रीच कर पाते हैं, या फिर जो ओसी या फिर जो ओशियन रहते हैं तो वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाते हैं। और वहाँ पे जो वाटर जो रहते हैं उनके, तो वो जो है आपका मतलब कि जो लेक्स वगैरह रहते हैं जो कि एरिया के अंदर में ही, या फिर जो इनलैंड जो सी रहते हैं, तो वहीं पे जाके अपना एंड कर देते हैं, यानी कि वहीं पे अपना जाके ड्रेनेज सिस्टम उनकी अंत हो जाती है या फिर लास्ट हो जाती है। तो इस केस में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रैन ऑफ कच्छ आपका है, तो ये जो है आपका एक इनलैंड ड्रेनेज एरिया है इसकी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे जो मानसरोवर लेक है, या फिर जो चिल्का रीजन है, या फिर जो सांभर एरिया है, तो ये सारे जो है आपके ये इनलैंड ड्रेनेज एरिया के अंदर में नहीं आते हैं। तो इनका जैसे कि जो कोई भी रिवर जो ओरिजिनेट होती है इनसे, तो वो कहीं ना कहीं जाके ओशियन से या फिर जो सी से जाके वो मिल जाते हैं लास्ट में। लेकिन जो रैन ऑफ कच्छ का जो एरिया है, तो ये इसका क्या है, इनलैंड ड्रेनेज एरिया है इसकी, ये कहीं भी जाके सी या ओशियन से जाके नहीं मिलती है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो इनमें से कौन सा पहला है कि जो स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए सारे मूवमेंट आपके दिए हुए जो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, जिसमें कि आपका चंपारण है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। तो यहाँ पे देखिए सीरीज ऑफ इवेंट अगर हम देखते हैं इन सभी मूवमेंट का, तो जो यहाँ पे इस मूवमेंट का मतलब जो ऑप्शन आपका इसमें देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 1917 में। फिर उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो ये स्टार्ट किया गया था 1942 में। और वहीं पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, तो ये स्टार्ट किया गया था 1930 में। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तो ये स्टार्ट किया गया था दैट इज 1920 में। तो इसके हिसाब से जो आपका दिया हुआ इसमें चंपारण सत्याग्रह जो थी 1917 में की गई थी। तो ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा
इनका फर्स्ट जो मूवमेंट था स्टार्ट इन्होंने किया हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा। और ये ऑप्शन में आपका डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की जगह पे इसमें और कुछ यहाँ पे दिया रहता तो आपको उसको मार्क करने होते। अब मान लीजिए कि यहाँ पे और दूसरा कोई मूवमेंट आपका रहता है जो कि लेटर ऑन ये 1920 के बाद स्टार्ट किए गए होंगे, तो उस केस में आप लोग जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को टिक करते हैं। तो आपका डिपेंड करेगा कि इसमें कौन सा आपका दिया हुआ है। और वैसे भी इसमें था आपका कि कौन सा मूवमेंट जो है फर्स्ट स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इन्होंने चंपारण से ही स्टार्ट किया हुआ था इन्होंने अपना फर्स्ट मूवमेंट। फिर नेक्स्ट देखिए कि द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया वाज। तो इंडिया में जो पहला बैंक जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी तो उसका आपको नाम बताना है वो कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए बैंकिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। तो बैंक जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है कि जिसको लाइसेंस मिलती है ताकि वो जो है पब्लिक का वो अपना जो अमाउंट रहते हैं तो उसको डिपॉजिट कर सके और साथ में वो लोन्स बांट सके लोगों को। और बैंकिंग देखिए जो रहते हैं तो इनका और भी बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, जैसे वेल्थ को मैनेज करना, उसके बाद करेंसी एक्सचेंज करवाना और साथ में डिपॉजिट को रखना साथ में लोगों का। तो और बैंकिंग का यदि हम बात करते हैं इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में, तो जो फर्स्ट बैंक था जो कि इंडिया में बनाई गई थी तो वो था, उसका नाम था दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि इंडिया का फर्स्ट बैंक था जो कोलकाता में इसको सेटअप किया गया था 1770 में। फिर इसके बाद देखिए फिर ब्रिटिशर्स ने और भी बैंकों का जो है इन्होंने किया था स्थापना इसकी, जैसे आपका बैंक ऑफ कोलकाता हो गया जो कि बैंक ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता था, बैंक ऑफ बॉम्बे और फिर इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीन बैंक थे जो कि इनको मर्ज करके बना दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जब इनका नेशनलाइजेशन किया गया था इसी बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, तो नेशनलाइजेशन करके बना दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। तो ये जो है फर्स्ट बैंक था जिसे कि नेशनलाइज किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फर्स्ट बैंक है जिसे नेशनलाइज किया गया था। तो दैट इज है आपका दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1955 में, और ये बनाए गए थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो कि नाम था पहले, और ये मर्ज किए गए थे इन तीनों बैंकों को। फिर उसके बाद देखिए जो पहला कौन ऐसा बैंक है कि जो पूरे तरीके से इंडिया के कंट्रोल में थी, तो वो है आपका पंजाब नेशनल बैंक है। फिर उसके बाद देखिए और भी बहुत सारे बैंक हुए थे जो कि नेशनलाइजेशन उनका किया गया था लेटर ऑन। तो जिसमें कि जो 14 जो बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में, जिसमें कि 50 करोड़ जिनके भी डिपॉजिट थे तो वो उनको नेशनलाइज किया गया था। और फिर इसके बाद देखिए 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था 1980 में। तो इस समय क्राइटेरिया था कि जिनके पास 200 करोड़ का डिपॉजिट थी तो उनको की गई थी। तो इनका देखिए किया गया था नेशनलाइजेशन, और नेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है कि जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से बैंकों के हाथ में आ जाए, तो उसी के लिए नेशनलाइजेशन की जाती है। तो कब कब नेशनलाइजेशन किया गया था तो ये ईयर भी आप लोग याद रखना, और कितने बैंकों को किया गया था, तो ये सारे भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज कंपाइल्ड फर्स्ट। तो कौन सा पहला वेद है कि जो कंपाइल किए गए थे, सबसे पहले कंपाइल की गई थी। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो देखिए जो ये ऋग्वेद है आपका, तो ये है जो वैदिक संस्कृत जो होते हैं, जो वैदिक संस्कृत को जो हैम्स होते हैं तो वो सारे इसके अंदर में ये कलेक्शन है आपका। तो ये देखिए सबसे पहला मतलब कि है जो कंपाइल किया गया था। और ऋग्वेद जो है तो इसका जो रफली बताया जाता है कि जो जब की गई थी इसकी, तो वो अराउंड 1700 से लेकर 1100 BC के बीच में है इसकी। तो ये जो है पूरा एक ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इंडो इरानियन लैंग्वेज का, कोई भी इंडो इरानियन लैंग्वेज है तो सभी का जो है ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। और ये वर्ल्ड का भी जो है सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है। तो इस तरीके से ऋग्वेद आपका जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सबसे पहले कंपाइल की गई थी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका एक द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज। तो अर्थ क्रस्ट का सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका सारे जो भी एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और जिनकी अबंडेंस है बाय वेट, यहाँ पे आपका दिया हुआ है परसेंटेज बेसिस पे। तो जिसमें कि ऑक्सीजन जो है आपका ये सबसे मोस्ट अबंडेंट है, लगभग 47% ये प्रेजेंट है। तो इसका देखिए आंसर जो आपका हो जाएगा दैट इज ऑक्सीजन आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए दूसरा आपका है सिलिकॉन का है जो कि 28% है। फिर इसके बाद अल्यूमिनियम है 8% और फिर आयरन है 5% है इसकी। तो इन सभी को आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि ऑल द इकोसिस्टम टेकन टुगेदर इन ए ज्योग्राफिकल एरिया फॉर्म ए बिगर यूनिट कॉल्ड। तो जितने भी इकोसिस्टम होते हैं तो उन सभी को जब हम लोग मिलाते हैं उसको, तो उससे जो है एक लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया बनाता है, बिगर यूनिट जो होती है इकोसिस्टम का। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे देखिए हम लोग बोलते हैं बायोम, हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जो बायोम आपका रहता है, तो जितने भी टेरेस्ट्रियल जो बायोटिक इकोसिस्टम जो आपके रहते हैं यहाँ पे, जिसमें कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल जो लाइफ रहती है, तो उनको बोलते हैं हम लोग बायोम्स, हम लोग बोलते हैं। तो देखिए जो बायोम जो रहता है
तो ये इकोलॉजिकल यूनिट्स का एक लार्जेस्ट ये पार्ट होती है। और बायोम जिसके अंदर में बहुत सारे इकोसिस्टम का जो है इसमें क्लब हो जाती है, यानी कि वो जैसे आपके बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं तो उन सभी का अंदर एक कम्बिनेशन होती है। तो लेकिन इसमें देखिए एक डिफिनेट क्लाइमेट रहती है, यानी कि डिफिनेट क्लाइमेट के बेसिस पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे। तो बायोम आपका जैसे बायोस्फीयर यानी कि जो आपका इकोसिस्टम है, तो उसी का ये जो है बहुत सारे कॉम्बिनेशन से अब मिल के बनते हैं बायोम सबका। तो ये सारे इन्वायरमेंट वाले पोर्शन हमने आपको ऑलरेडी बताया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन द नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली इज, कि इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो कि नेचर में नेचुरली अकरिंग नहीं होता है लेकिन उसे जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की जाती है। तो उसमें देखिए आपका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, प्लूटोनियम का। तो प्लूटोनियम जो आपका है, तो ये जो है आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि सिंबल इसका होता है दैट इज पी, एटॉमिक नंबर होती है इसकी 94। तो ये जो है आपका नेचुरली अकरिंग नहीं होता है, इसे आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है। और सबसे पहले प्लूटोनियम जो आपका पहली बार ये बनाई गई थी दिसंबर 1940 में, जो कि कैलिफोर्निया में बनाई गई थी बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से जो है आपका ये सीरीज चलता रहेगा एग्जाम तक। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे इसी तरीके से। और हमने देखिए ऑलरेडी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है करंट अफेयर्स का और साथ में इंपॉर्टेंट जी के टॉपिक्स का। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।